हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने एडवांस स्टडी नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। और मेरे बच्चों, इस टॉपिक में जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हैं आज वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका बच्चों, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आइए, मैं डॉक्टर फिरोज शाह और शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मेरे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले तो ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाली। तो ऑस्मोसिस मेरे बच्चों एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें होता क्या है बच्चों? इसमें मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग कोई सॉल्वेंट लेते हैं और सॉल्यूशन लेते हैं, इन दोनों को अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट कर देते हैं। अब बच्चों, जैसे ही ये वर्ड आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, तो बच्चे सोचते हैं सर इसका मतलब क्या होता है। तो आओ मैं पहले SPM ही क्लियर कर दूं, फिर हम लोग ऑस्मोसिस पर आ जाएंगे। तो बच्चों, क्या होता है SPM? SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बच्चों याद रखना है, वो मेम्ब्रेन जिससे ना तो बच्चों सॉल्यूट पार्टिकल पास हो पाते हैं, ना बच्चों सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो पाते हैं, ना बच्चों सॉल्यूशन पार्टिकल पास हो पाते हैं। फिर क्या पास होती है? जिससे वेपर्स पास हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं, आम तौर पर जब आपने 11th में या 12th में अगर ये डेफिनेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर कई बार ये बोल दिया जाता है कि जहाँ सॉल्यूट पार्टिकल पास हो जाएं, लेकिन जहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो जाएं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल पास ना हो, उसे बोलते हैं SPM। लेकिन मेरे बच्चों, अपन को इस डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करना है। यहाँ सॉल्वेंट की जगह हम चाहें तो वेपर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, वेपर ऑफ लिक्विड पार्टिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताइए SPM क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो आपको आंसर दे देना है मेरे बच्चों कि वो मेम्ब्रेन जिससे कौन पास हो जाते हैं, जिससे कौन पास नहीं हो पाते हैं। और चलो पहले ही देख लेते हैं। जिस मेम्ब्रेन से बच्चों याद रखना है, ना तो सॉल्यूट पास हो पाते हैं, ना सॉल्यूशन पास हो पाते हैं, ना सॉल्वेंट पास हो पाते हैं। सर क्या कह रहे हैं? यस, ना सॉल्वेंट पास होते हैं, बल्कि याद रखना जिससे वेपर पास होती है। सीधी सी बात है, जो वेपर होगी वो सॉल्वेंट पार्टिकल की ही होगी, सॉल्यूट की तो वेपर होगी नहीं। तो जिससे याद रखना है वेपर पार्टिकल पास हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बच्चों, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, वो एक ऑप्शन में दे देंगे कि सॉल्यूट पास हो रहा है, सॉल्यूशन पास हो रहा है, थर्ड ऑप्शन बता देंगे सॉल्वेंट पास हो रहा है, और फोर्थ कह देंगे वेपर पास हो रहा है। तो आपको सिलेक्ट करना है मेरे बच्चों, वेपर पास होता है, उसी को बोलते हैं SPM, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मेरे बच्चों, अपनी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होती है। एक बार आप लोग सुन लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोग लिख रहे हैं, नाइदर लिक्विड solvent nor solution nor solute
नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स पास फ्रॉम कर दो, पास थ्रू कर दो, पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिख दिया, ओनली वेपर्स पास फ्रॉम एसपीएम। बस ये बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको मैंने क्या बताया था, आपने देख लिया, जो बताया था वही लिखा है कि जहां ना नाइदर यानी नाइदर सॉल्वेंट पार्टिकल, जहां सॉल्वेंट पार्टिकल पास ना हो, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी पास ना हो, जहां नॉट सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल भी पास ना हो, फिर क्या पास हो, याद रखना एसपीएम से केवल वेपर पास होती है, उसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेरे बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आओ एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओनियन मेम्ब्रेन, ओनियन को अगर आप स्क्रैच करते हैं तो उसमें से एक वाइट कलर का मेम्ब्रेन आता है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आ जाता है। इसके अलावा बेटा ग्रेप्स देखा होगा, अगर आप उसको नेल से स्क्रैच करेंगे तो उससे भी एक थिन लेयर बाहर आती है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जिन लोगों ने एग यूज़ किया होगा, देखा होगा, एग अगर अपन ब्रेक करते हैं तो बेटा यहाँ एक मेम्ब्रेन आपको चिपकी मिलेगी, ये भी बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा मेरे बच्चों ये सारी हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ये एक्चुअली जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो हमारे काम की नहीं होती। क्यों नहीं काम की होती? क्योंकि बेटा ये कंप्लीटली सेमी परमेबल नहीं होती हैं, हमारे काम की होती हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स। आर्टिफिशियल मतलब जो कि आर्टिफिशियल तरीके से साइंटिस्ट लैब में तैयार करते हैं, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्बर, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन Cu2FeCN6, इसे बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन। ये हमारे काम की है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा याद रखना सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, जो सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपने सुना होगा जो आरओ वगैरह होते हैं ना, आरओ जिनसे पानी को हम लोग फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, हार्ड वाटर को, याद रखना है तो वहाँ पर भी हम लोग जो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो होती है सेलुलोज एसीटेट की, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सबको क्लियर हो गई ना कि नाइदर लिक्विड सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन नॉट सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू एसपीएम, ओनली वेपर पास फ्रॉम एसपीएम। ठीक है ना। अब दूसरी बात मैंने बताई कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एग मेम्ब्रेन, ओनियन मेम्ब्रेन, ग्रेप्स मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीटली सेमी परमेबल नहीं होती हैं, तो हमें आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, मैंने फॉर्मूला भी लिखा, एंड आप कह सकते हैं सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी घरों में आरओ यूज़ होते हैं बेटा, सब में इसी मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टाइम तक चलती है, लॉन्ग लाइफ मेम्ब्रेन मानी जाती है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं एसपीएम को समझने के बाद कि ऑस्मोसिस क्या होता है। बच्चों आपको मैं बता दूं ऑस्मोसिस का मतलब, ऑस्मोसिस जो है बेटा वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड है। स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब क्या है? देखो बच्चों, अगर मान लीजिए मैं एक सॉल्वेंट ले लूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सिंपल सा बेटा। अगर मान लो मैंने क्या करा, एक बॉक्स लिया और बेटा इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया। एक तरफ बच्चों मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्वेंट फिल कर दिया। ये क्या है बच्चों, ये हमने मान लिया सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्वेंट। और दूसरी तरफ बच्चों मान लो मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? सॉल्यूशन, ठीक है ना। और दोनों को आप देख सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट किया है। तो होगा क्या कि ऑटोमेटिक, आप कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। इसी प्रोसेस को मेरे बच्चों हम ऑस्मोसिस नाम देते हैं। यानी कि ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, जिसमें आप देख सकते हैं जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन पार्टिकल यानी कि सॉल्यूशन की तरफ
मूव करने लगते हैं, इसी फिनोमेना को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। मेरे बच्चों हम चाहें तो यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल की जगह हम लोग चाहें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि हम एक चैम्बर में डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें, दूसरे में मेरे बच्चों हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें। तब अगर ऐसा करेंगे तो याद रखना है जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट पार्टिकल वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। मतलब चाहे आप वाटर और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करें, तब वाटर पार्टिकल, वाटर मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, तब भी ऑस्मोसिस हो ही रहा है। और अगर आपने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, एक कॉन्सनट्रेटेड ले लिया और उन्हें एसपीएम से सेपरेट कर लिया, तो मेरे बच्चों उस कंडीशन में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो बेटा याद रखना है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। मेरे बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। तो आइए चलिए जल्दी से आपके सामने लिख देते हैं ताकि आप नोट्स बनाने में इजी हो जाए आपको कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। सारे बच्चे लिखेंगे the spontaneous flow of solvent molecules through semi permeable membrane from a solvent of a solution, और हम चाहें तो इसकी जगह सॉल्वेंट सॉल्यूशन की जगह हम कह सकते हैं और आ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट डेफिनेशन आपको मैंने लिखवाई है। आप एक बार फिर से मेरी वॉइस में से सुन लें। मैंने बोला कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फ्रॉम अ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फ्रॉम अ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन और a dilute solution to concentrated solution. Dilute solution to concentrated solution is called osmosis. Okay, क्लियर है ना? इजी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े मजे से बड़े आराम से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसे कर सकते हैं। फ्रॉम अ सॉल्वेंट टू, ऑफ की जगह टू कर दे रहे हैं, टू आएगा, टू अ सॉल्यूशन। अब ठीक है, ठीक है ना मेरे बच्चों, समझ में आ गई ना? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों को? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या सर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मेरे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर बताने से पहले मैं यहां एक बात अभी और आपको क्लियर करूंगा, मेरे माइंड में जस्ट अभी आ रही है। एक चीज और क्लियर करते हैं ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस के बारे में। बेटा क्या आप जानते हैं ऑस्मोसिस टू टाइप का होता है? ये भी अपन लोग और देख लें पहले। पहला ऑस्मोसिस होता है एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो EXO, एक्सो ऑस्मोसिस। क्या आप जानते हैं ये एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है? चलो ये भी देख लो बेटा। जब सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट मीन्स यहां जनरली वाटर होता है, जब बच्चों वाटर का फ्लो सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर होता है, तो इसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो जब वाटर का फ्लो कहाँ हो? आउटसाइड ऑफ सेल, तो इसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। अच्छा, एक्सो ऑस्मोसिस से क्या होता है? जो सेल है ना मेरे बच्चों वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, समझे ना? और वॉल्यूम भी कम हो जाता है। सोचो जब सेल सिकुड़ेगी तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो आप चाहें तो मेरे बच्चों इसको लिख सकते हैं एक्सोऑस्मोसिस के बारे में, अगर लिखना हो, नहीं तो अगर याद कर पाओ, वैसे ये बहुत इजी चीज है, तो हम लोग लिखेंगे वाटर फ्लोज आउट ऑफ सेल, आउट ऑफ सेल। इसके बाद लिखेंगे सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल श्रिंक्स एंड लॉसेस वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। तो आपने देखा एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर सेल के बाहर आ रहा है मेरे बच्चों, और सेल क्या हो रही, श्रिंक हो रही है। और बच्चों मैंने बताया जब सेल श्रिंक होगी तो वॉल्यूम अपनी बात है कि कम हो जाएगा। अब बच्चों एक बात और, एक और है जो दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये तो ए था, बी बता दूं। अगला है बेटा एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, ये और अपन को देखना, एंडोऑस्मोसिस। बच्चों एंडोऑस्मोसिस क्या है, अरे भाई जब वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है तब इसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। वाटर अंदर जा रहा है सेल्स, समझे ना, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोऑस्मोसिस। इससे क्या होगा, सेल बेटा स्वेल्स हो जाती है, सेल फूल जाती है, और याद रखना फूल जाएगी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंडोऑस्मोसिस में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वाटर फ्लोज into cell, water flows into cell, then cell क्या हो रही है, swells, then cell SWELLS swells, and volume क्या हो रहा है, increase, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये बस मेरे बच्चों दो पॉइंट और थे ऑस्मोसिस से रिलेटेड जो माइंड में आए, वरना मुझे बाद में बताना पड़ता, तो मैंने कहा चलो यही बताते चलते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा किस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। तो बच्चों ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने वाला है, आइए अपन लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन समझते हैं। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लिखेंगे हम लोग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर मेरे बच्चों, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपको याद रखना है कि ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर है, तो हम लोग लिख देंगे द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज अ result of osmosis is called osmotic pressure। ये तो देखा ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन कितनी इजी है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में डेवलप होने वाले जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसी को मेरे बच्चों हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में ओपी लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे बच्चों आप चाहो तो एक और वर्ड में इस बात को आप डिफाइन कर सकते हो। सर कैसे, देखो और लगा दिया मैंने, एक और वर्ड में हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up on the solution which just stops osmosis, which just stop osmosis।
is called osmotic pressure, is called OP, osmotic pressure। तो एक और मैंने डेफिनेशन तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक ठाक है, एक पॉइंट मान लीजिए आप, एक स्टार साइन पॉइंट है जो आपको कहाँ मिल सकता है, असर्शन रीजन वगैरह में भी आ जाते हैं ऐसे पॉइंट। तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट अप ऑन द सॉल्यूशन which just stops osmosis is called osmotic pressure। तो आपको याद रखना है कि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या कर रहा है, जो याद रखना है ऑस्मोसिस को तुरंत स्टॉप कर देता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up on the solution which just stops osmosis is called osmotic pressure। तो क्लियर है ना कि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन पर आप अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, तुरंत ऑस्मोसिस को रोक देगा, स्टॉप कर देगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, हम चाहें तो एक वर्ड यहाँ पर और ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आता हूँ एक और डेफिनेशन पर। बच्चों आपको मालूम है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इक्वल टू होता है ओपी के। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जगह हम लोग लिख सकते हैं HDG। क्या लिख सकते हैं, HDG। ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह लिख सकते हैं हम पाई। याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं हम लोग, या तो पी से या पाई से, ठीक है ना, पी या पाई कुछ भी लिख दें, तो पाई इज इक्वल टू HDG हो गया। क्या आप जानते हैं यहाँ जो H है ना, ये जो सॉल्वेंट लेवल की हाइट इंक्रीज होगी ना, ये वो हाइट है। D आपको मालूम है मेरे बच्चों डेंसिटी होती है, एंड G आपको मालूम है ग्रेविटी है ना, G क्या है, ग्रेविटी। ओके समझ गया ना, तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। चलिए अब हम आपको आगे ले सकते हैं और में यानी कि एक और डेफिनेशन बता रहे हैं क्या है ये। आपको याद रखना है, सुनो, जब आप मेरे बच्चों एक सॉल्वेंट लेते हो, एक सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है ना, और ये जो सॉल्वेंट डायग्राम से बताता हूं, एक मान लो हमने बच्चों ले लिया सॉल्वेंट, ये मान लो हमने ले लिया बच्चों सॉल्वेंट, ध्यान देना ये सॉल्वेंट है, और मेरे बच्चों दूसरी तरफ मैंने ले लिया सॉल्यूशन। क्या ले लिया बच्चों, सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। जब आप सॉल्वेंट सॉल्यूशन को मेरे बच्चों, ये बीच में आप देख सकते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है ना, जो डॉट डॉट लाइन दिख रही, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को शो कर रही है। तो बेटा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों को सेपरेट करती है। तो जानते हो क्या होगा, तुरंत ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बच्चों सॉल्यूशन साइड, ये जो सॉल्यूशन साइड है, अगर मेरे बच्चों अगर हम इस सॉल्यूशन साइड बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई, कितना प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि ये जो ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस चल रही है ना, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए, रुक जाए, देन दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको याद रखना है कि जब आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगता है। लेकिन अगर हम मेरे बच्चों सॉल्यूशन की साइड में बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो याद रखना है ये जो प्रोसेस चल रही ना ऑस्मोसिस वाली, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया मेरे बच्चों, उसी को हम नाम दे देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को सबको ये वाली बात समझ में आई होगी। आओ इसको जल्दी से एक बार और लिख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो हम आपको थर्ड पॉइंट पर आ गए, थर्ड डेफिनेशन पे आ गए। क्या है ये, द एक्सटर्नल pressure which must be applied on the
solution to stop flow of solvent into the solution through semi permeable membrane is called ऑस्मोटिक प्रेशर। देखा मेरे बच्चों, एक और डेफिनेशन बना दी जो मैंने समझाया था, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये मेरे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर की मैंने एक और डेफिनेशन आपके सामने बताई। मुझे उम्मीद है ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी। लेकिन मेरे बच्चों अभी हमें काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब केवल एक डेफिनेशन से टॉपिक नहीं ख़त्म होता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए, हमारे ख़ास तौर पर नीट जेई के लिए वो पॉइंट हमारे काम आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट्स जरूर बनाना है। ये नहीं कि ऐसे ही पढ़ा और ख़त्म, पढ़ा और ख़त्म, पढ़ा और ख़त्म। इस ऐसी पढ़ाई से मेरे बच्चों फ़ायदा नहीं होगा। आप जल्दी स्क्रीनशॉट लें, हम इसे रब करेंगे और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वेंट हॉफ फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन या वॉन्ट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो डेफिनेशन हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे। जल्दी से मैं रब करता हूँ। ओके, चलिए भाई, हो गई रबिंग 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 रबिंग, बहुत बढ़िया, हो गया। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेंट हॉफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वांट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसमें आएगा सबसे पहले बॉयल्स वेंट हॉफ लॉ। फिर आएगा मेरे बच्चों दूसरी बात, इसमें आएगा गैलुसाक वेंट हॉफ लॉ। बहुत बढ़िया, ओके, समझ में आई। देखो बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं वेंट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेंट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर हम पहुंचे, उसके पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द बॉयल वांट ऑफ लॉ। बॉयल वांट ऑफ लॉ मेरे बच्चों क्या होता है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको सुन लेना है। आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन, आपको याद रखना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, आपको मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो बॉयल वांट ऑफ लॉ, चलो मैं लिख देता हूं क्या हो रहा है बेटा ये लॉ। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके बारे में एट कांस्टेंट
at constant temperature osmotic pressure of solution is directly proportional to its कॉन्सेंट्रेशन। देखा, वही मैंने जो बताया था वही मैंने लिख दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर को बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? पाई से करते हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन को बताओ किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाए? अरे सी से कर दिया जाए। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने से डाल दिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों आ जाओ सेकंड स्टेप पर, गैलुसैग-वेंट-हॉफ लॉ। अब ये गैलुसैग-वेंट-हॉफ लॉ क्या कह रहा है, आइए ये भी समझते हैं। एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर रहे हैं। एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आपको याद रखना है, एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो मैं जल्दी से चलो स्पीड से इसे भी लिख सकता हूं, एट कांस्टेंट concentration osmotic pressure of the solution is directly proportional to the एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर को देखो शॉर्ट में TEMP लिख दिया, समझ जाना टेम्परेचर है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप दोनों फर्स्ट सेकेंड को मर्ज कर दो। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को मर्ज करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू मिलेगा CT। हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई तो दोनों में आ रहा है ना, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा CT। क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो कुछ आएगा ना? यस, जानते हैं क्या आएगा, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? हमें से S ले रहा है, तो SCT हो गया। तो पाई इज इक्वल टू SCT। सर हम अगर S की जगह R ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट आप A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, कुछ ले लो, S ले लो, R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ S को क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, यहाँ S को बोल रहे हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैसे R भी ले सकते हैं। R को अक्सर आपने देखा होगा गैस कांस्टेंट के टर्म में ज़्यादा बुक्स वगैरह में यूज़ किया गया है, इसीलिए मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। आप चाहो R लिख लो, नीचे लिख दो सॉल्यूशन कांस्टेंट, एक ही बात है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब अपन लोगों ने जब ये इक्वेशन बना ली है, ठीक है ना, इसको हम आगे और सॉल्व कर ले रहे। कैसे? आपको याद है क्या, C इज इक्वल टू N/V होता है। अरे भैया कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है N/V, तो आप चाहें N है नंबर ऑफ मोल्स, V है वॉल्यूम इन लीटर, तो आप C की जगह ये वैल्यू पुट करें तो पाई इज इक्वल टू SN/V T हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हो पाई V इज इक्वल टू NST। समझे ना? ये इक्वेशन फर्स्ट आए, इसे थर्ड मान लो, थर्ड मान ले रहा है, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। क्या आप जानते हैं N है नंबर ऑफ मोल्स? तो मेरे बच्चों मोल्स को जानते हो तुम, क्या लिख सकते हो? जानते हो? नहीं जानते? अरे कैसे नहीं जानते, जानते होगे, मास अपॉन मोलर मास। तो यानी ये N जो है ना, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने यहाँ पर N की जगह WB अपॉन MB लिख दिया, तो पाई V इज इक्वल टू हो गया WB अपॉन MB/ST, और इक्वेशन नंबर फिफ्थ डाल दिया। बेटा याद रखना है, बेटा ये सारी जो इक्वेशंस है ना, ये सब मेरे बच्चों याद रखना है,
डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ इक्वेशन आ गई। इन्हीं पर बच्चों हमें भर भर के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स वाले नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है, समझे ना। और बड़ा मजा आने वाला है बेटा इसकी प्रॉब्लम्स में आपको। तो आपको समझ में आ गया इक्वेशन, चाहे आप थर्ड देख लो, चाहे फोर्थ देख लो, चाहे फिफ्थ देखो, ये सब बेटा वांट ऑफ इक्वेशन फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन आपके पास आ चुकी हैं। बच्चों क्या आप जानते हो ये जो इक्वेशन होती है ये कहाँ अप्लाई होती हैं? मतलब अगर कोई पूछे कि सर इनकी कंडीशंस थोड़ा सा बता दो, किस कंडीशन में अप्लाई होती है, तो सुन लो। पहली बात तो ये इक्वेशन अप्लाई होती हैं ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं है ये इक्वेशन। दिस इक्वेशन अप्लाई ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरी बात सुनो, याद रखना ये इक्वेशन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पर एप्लीकेबल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पर, समझे ना, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, क्या कि सॉल्यूट कंपाउंड का ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन। अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट का ना एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होंगी तब तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी, और अगर ये तीन कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं या इनमें से एक भी फॉलो नहीं हो रही है तो फिर ये वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आ गई ना कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। आइए मैं जल्दी से आपके सामने लिख दूं। पहली कंडीशन है सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, शुड बी नॉन वॉलेटाइल, यानी सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, सॉल्यूशन शुड बी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। थर्ड बात क्या बताई थी मैंने, सॉल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, सॉल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। तो ये तीन वो कंडीशन है जो यहां पर अप्लाई होंगी तभी ये वाली इक्वेशन काम की है, वरना सब बेकार हो जाएगा। तो मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, यानी वेंट ऑफ लॉ, अरे रे रे बाबा ऐसी गलती मत कर, LAW लॉ, वेंट हैव लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके क्लियर मेरे बच्चों। अब हम लोग आने वाले हैं, जानते हो कहां पर, नहीं सर नहीं जानते, तो सुन लो, रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। कौन सा ऑस्मोसिस, रिवर्स। कौन सा ऑस्मोसिस, REVERSE OSMOSIS। अब तो आ गया ना समझ में, यस। रिवर्स ऑस्मोसिस हम आपको समझाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? अपनी बात समझाने के लिए फिर से एक रफ डायग्राम देखो। देखो बच्चों, मान लो हमने सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को, ये मान लिया कि सॉल्वेंट है, देखो डॉट लाइन में हमने सॉल्वेंट लगा दिया, ये मान लो बच्चों सॉल्यूशन है। बच्चों जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट करते हो, किसके थ्रू बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करते हो, तो ये तो मालूम ही है। क्या मालूम है कि सॉल्वेंट पार्टिकल बेटा सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। और याद करो बेटा, क्या याद करो कि बेटा इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, ऑस्मोसिस, समझे ना। यानी कि जैसे ही आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया, तुरंत ऑस्मोसिस अपने आप स्टार्ट हो गया, इसीलिए तो इसे स्पॉन्टेनियस बोला जाता है ना। अब क्या करना है, अगर हम मेरे बच्चों याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर हम सॉल्यूशन साइड से मेरे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, सुन रहे हैं मेरे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर याद करो क्या काम कर रहा था, जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस,
लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें सॉल्यूशन साइड में, तो मेरे बच्चों ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगी। क्या कह रहे हैं सर? यस बेटा, यानी कि अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, वो बेटा इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, यानी सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जो ऑस्मोसिस हो रहा था वो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल प्रेशर, कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर वो ऑस्मोसिस प्रोसेस ही रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगी। मतलब जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था, इसमें प्रेजेंट जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्वेंट साइड मूव करना शुरू हो जाएंगे, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए जल्दी से आपको 1 मिनट लिख देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। क्या हो जाएगा? if external pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side, the direction of osmosis is reversed, that is के बाद that is osmosis occurs from अरे यार जगह कहीं पड़ गई, occurs from solution to solvent, solution to, इसे रब कर दिया जाए यार, solution to solvent through SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। एक बार आप लोग ध्यान से देख लो। द इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, सुन रहे? अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, समझे ना, तो क्या कह रहे हैं, कहां पर हो जाए वो ज्यादा? अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा हो जाए तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड, यानी जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन नेचुरल हुआ करती थी वो रिवर्स हो जाती है। और आपको याद रखना हैगा दैट इज ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो समझ में आया ना? एक बार फिर सुनो, मैं चाहता हूं, मैंने बताया कि जब आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये मान लो हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, जब आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन से किससे सेपरेट करते हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। और अगर हम सॉल्यूशन साइड, याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, तो ये प्रोसेस रिवर्स होने लगेगी, यानी जो ऑस्मोसिस चलता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट साइड मूव करने लगेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। मेरे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो बात और सुनो जरा इसमें। क्या बेटा आप जानते हो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इसका सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से
प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर फॉर्म करने के लिए हम लोग बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस को हम शॉर्ट में आरओ बोलते हैं। अरे सर ये कौन सा आरओ? अरे जो आपके घरों में आरओ यूज हो रहा है ना, जिसका काम है हार्ड वाटर को, बोरिंग से आने वाले हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड, इसी का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा सर, मतलब आरओ को ही हम लोग ये बोलते हैं? यस, आरओ का नाम ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी आरओ का अगर कभी कोई तुमसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बता देना रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, क्लियर है ना? तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ। क्लियर? तो हम लोग लिख रहे हैं इसका काम क्या है? बोरिंग से निकलने वाला जो हार्ड वाटर है उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना, या फिर वैसे ये तो बोरिंग से निकलने वाला वाटर तो अक्सर उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन सी वाटर आपको मालूम है बहुत हार्ड है, तो हम लोग लिख देंगे इसका यूज डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर फॉर गेटिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। ये है मेरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट चीज। तो याद रखना है कि हम लोग इस मेथड से क्या करते हैं, जो सी वाटर है उसका डिसैलिनेशन करते हैं और उसके डिसैलिनेशन से हम लोग प्राप्त करते हैं क्या? फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। और इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया हो गया, या जो कंट्रीज आपने देखा होगा कि समुद्र से लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर पता चला कि डेजर्ट है, तो अब ऐसी जगहों पर बच्चे पानी कहाँ से आएगा? डेजर्ट में तो पानी वैसे ही बहुत कम होता है। तो बेटा वो यही टेक्निक आजकल यूज़ कर रहे हैं, सी वाटर का डिसैलिनेशन करते हैं, सी वाटर को पीने वाले वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसका बढ़िया मज़े से यूज़ कर रहे हैं। और आपको मालूम है सी वाटर तो बहुत सारा है, लेकिन मेरे बच्चों ये टेक्निक सस्ती नहीं है, काफ़ी महंगी होती है, लेकिन जो रिच कंट्री हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े आराम से इसे कर लेते हैं। हमारे जैसे देशों में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी और लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन ऊपर वाले की दया और कृपा से हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, इसलिए हमारे यहाँ पानी की आज भी उतनी कमी तो नहीं है जैसे कि बहुत सारे देशों में हुआ करती है। इसीलिए कहा जाता है द ग्रेट इंडिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। पहले मैं चाहता हूँ इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ओके, तो मुझे लग रहा है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार इसको जल्दी से मैं रब करता हूँ। रबिंग रबिंग रबिंग। सोना उगले उगले हीरे मोती। तो चलिए ये हो गया, ठीक है ना? हो गई रबिंग। बेटा आपको समझ में आ गया ना? अली स्टार्ट करें आगे का। आगे का देखते लेते हैं। चलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अरे भाई क्या होता है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर कोई पूछे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोल देंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिन सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। इसके दो नाम हो सकते हैं, आइसोटोनिक भी हो सकता है मेरे बच्चों और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो समझ में आ गई ना? क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिनेशन लिख दें, द सॉल्यूशंस having same osmotic pressure at a
constant temperature are called isotonic solution, isotonic और आइसोऑस्मोटिक। बताया था ना ये वाला नाम भी, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ओके, क्या तुम्हें मालूम है, समझ में आ गई ना डेफिनेशन? क्या कह रहा है? द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं मेरे बच्चों, पाई वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई टू। यस, क्यों बेटा? अरे भाई सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेरे बच्चों हम पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई वन इज इक्वल टू लिख दिया, पाई टू बिल्कुल हो सकता है इक्वल, सेम है क्योंकि। अच्छा एक बात और, क्या आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है CST? यस, हम जानते हैं ये वाली बात, अभी आपने सर वांट ऑफ इक्वेशन में पढ़ा दिया है। यस, तो बेटा हम चाहें तो पाई वन की जगह लिख सकते हैं C1ST एंड पाई टू की जगह लिख सकते हैं C2ST। बहुत बढ़िया बेटा, ST से ST तो कैंसिल ही हो जाएगा कि नहीं? यस सर, तो C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? एक इक्वेशन आ जाएगी C2। जैसे पाई वन इज इक्वल टू पाई टू था, वैसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन आ गई C1 इज इक्वल टू C2। क्या आप जानते हैं C क्या है? यस सर जानता हूं, क्या है बताओ? C है कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो जनरली आपने देखा होगा मोल पर लीटर में होती है, तो आप चाहो तो C इज इक्वल टू N/V लिख सकते हो। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। तो आपने देखा है, मतलब V को आप वॉल्यूम मान लो, लीटर मिलीलीटर हटाते हैं, N है मोल्स, V है लीटर। तो बेटा हम लोग चाहें तो C1 की जगह लिख सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं मेरे बच्चों N2V2। बहुत बढ़िया, एक फॉर्मूला और मिल गया, बहुत बढ़िया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूले। क्या आप जानते हैं N है यहाँ मोल, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। खुद बताओ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? अरे सर बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही तो हम भी बोल रहे थे आपसे। ठीक है, तो हम चाहें तो N1 की जगह क्या लिख सकते हैं? W1 अपॉन M1V1 हो जाएगा ना, और इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? W2 अपॉन M2V2। और मेरे बच्चों आप देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। सर वाह सर, ये तो मजा आ गया, बहुत सारे फॉर्मूले मिल रहे हैं। यस, अब हम मेरे बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद बताने जा रहे हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? बहुत बढ़िया। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ये भी देख लो मेरे बच्चों। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। क्या समझेंगे? सुनो, आपको याद रखना है कि द सॉल्यूशंस having more osmotic pressure, the solutions having more osmotic pressure than some other solution is called hypertonic solution। बेटा अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई है तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। मतलब सर यहाँ सीधे सीधे क्या कंपेयर हो रहा है? यस बेटा, यहाँ पर हमने मान लो दो सॉल्यूशन ले लिए, तो दो सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको कह देंगे हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है मेरे बच्चों उसे बोल देंगे हाइपोटोनिक। मान लो मेरे बच्चों हमने तीन सॉल्यूशन ले लिए, तो तीनों में से जिसका सबसे ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। क्लियर है ना? तो कुल मिला के कंपेरिजन के बेस पर ये डेफिनेशन है। तो अगर कोई पूछेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों आप बड़े प्यार से उसे बता देना, समझा देना और डेफिनेशन लिख देना। क्या लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन? हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन
having more osmotic pressure, OP जहां लिखे osmotic pressure, then some other solutions, then some other OTHER solution is called hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर हो गई ना, द सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आ जाओ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? अरे भाई इसी में एक ही वर्ड तो चेंज करना है, बाकी तो पूरी डेफिनेशन सेम है। सुन लो जरा, हम लोग लिखेंगे क्या इसकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन? अ सॉल्यूशन having less osmotic pressure than some other solution is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो वो क्या कह रहेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन? अ सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन सम अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर है मेरे बच्चों? एक बार फिर से मेरी बात सुन लो। मैंने बताया हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, ये कंपैरिजन वाली बच्चों डेफिनेशन है। मतलब यहाँ कैसा कंपेयर किया जा रहा है? यहाँ मेरे बच्चों कंपेयर ये किया जा रहा है कि दो सॉल्यूशन या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन ले लिए और इनमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है उसे दे दिया गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का टैग, और जिसका कम है ऑस्मोटिक प्रेशर उसे दे दिया गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का टैग। ओके, ठीक है ना? टैग क्या है? अरे टैग तो मैंने वैसे ही मजाक में यूज कर लिया है। टैग का मतलब है उसकी हेडिंग चिपका दी गई, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, बस। ठीक है ना? ओके, क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर सुन लो मेरे बच्चों, कहां पे लिख दूं? मैं तो सोच रहा हूं यहीं कर दूं, फैक्टर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने बताया इफेक्टेड करने वाले फैक्टर। तो मेरे बच्चों फर्स्ट फैक्टर है कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों याद रखना, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, समझ लेना बेटा। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ये पहला फैक्टर हो गया। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं क्या? टेम्परेचर। अगर मेरे बच्चों आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर भी बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। और मेरे बच्चों थर्ड बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वो है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट। मेरे बच्चों सॉल्यूट का नेचर बदलने से भी ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है वो सॉल्यूट जो आयोनाइज हो जाता है, याद रखना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा किससे? जो आयोनाइज नहीं हो पाता है। मतलब एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास दो सॉल्यूट हैं, एक NaCl है और एक मान लो मेरे बच्चे हमारे पास ग्लूकोज है। ये एक ग्लूकोज, एक NaCl है, एक ग्लूकोज है। अब होता क्या है बच्चों, NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव्स में आयोनाइज हो जाएगा, समझे ना? जिससे क्या फायदा होगा? इसकी जो मोलैरिटी होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी, जबकि ग्लूकोज जो है ये बच्चों आयोनाइज नहीं हो पाएगा। जब आयोनाइज नहीं होगा तो इसकी मोलैरिटी भी कम रहेगी, समझे ना? तो कुल मिलाकर जो हम लोग कहेंगे जो
ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर सॉल्यूट आयोनाइजेबल है, आयोनाइज हो सकता है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी तुमने सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने पहले बताया भी था, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। तो अगर पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो अगर NaCl और ग्लूकोज सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं, आपके पास सेम मोलैरिटी वाले हैं, तो भी NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ये आयोनाइज होगा, जिससे इसकी जो भी मोलैरिटी होती है वो जस्ट डबल हो जाएगी, है ना। और ग्लूकोज में तो कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए याद रखना हैगा कि ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं। क्या है वो बात, सब लोग ध्यान सुनेंगे। आपको मालूम है कि हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। और आपको मालूम है इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि इनमें से सबसे अच्छा मेथड हम किसे माने। है तो सबसे मॉलिक्यूलर मास तो आप चारों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? तो बच्चों सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। क्यों माना जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है इससे मॉलिक्यूलर मास में डिटरमाइन करने का बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है? बेटा पहली बात तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में याद करो, हम लोगों को बॉइल करना पड़ती है चीज़ें। इसके अलावा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कम करना पड़ता है, यानी फ्रीज करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, बेटा ये रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे बच्चों, और जो पॉलीमर होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू निकालेंगे, तो बेटा टेम्परेचर चेंज होने के वजह से याद रखना ये मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसी वजह से बेटा अगर हमारे पास कोई बायोमॉलिक्यूल है या हमारे पास मान लीजिए कोई भी पॉलीमर है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड रहेगा मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने का ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। नंबर दूसरी बात बच्चों, एक बात और है, ये मेथड इसलिए भी अच्छा माना जाता है। क्यों? बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, बेटा याद करो इनकी वैल्यूज़ बहुत कम आती हैं। इनमें अक्सर देखा है टेम्परेचर पॉइंटों में चल रहा होता है, या 1 डिग्री 2 डिग्री। बेटा इतने कम टेम्परेचर को मेज़र करने में मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं। इसी वजह से मेरे बच्चों आजकल याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें आपको मालूम है हमें टेम्परेचर की माइनर वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मेरे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। चलिए बच्चों एक बात और आते हैं हम लोग, आपको मैं बता दूं बच्चों डिफ्यूज़न क्या होता है, ये और आप देख लें जरा डिफ्यूज़न क्या है। डिफ्यूज़न क्या होता है ये और समझ लें बच्चों। याद करो ऑस्मोसिस का काम क्या होता है, लो कंसंट्रेशन वाली चीज हाई कंसंट्रेशन वाली चीज की तरफ मूव करती है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन बच्चों डिफ्यूजन इसके अपोजिट है। डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, जो हाई कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल हैं वो हमेशा लो कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए परफ्यूम की कोई बॉटल खोलें तो आप क्या देखते हैं कि जो स्मेल है ना वो धीरे धीरे बेटा पूरे रूम में फैल जाती। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं, जो इत्र के पार्टिकल हैं बेटा, वो धीरे धीरे बॉटल से निकल कर पूरे कमरे में फैलते हैं। इसी वजह से बेटा स्मॉल सब जगह फैल जाती है। तो ये चीज़ है बेटा डिफ्यूज़न। अच्छा आप जानते हैं ना डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया कि जो ऑस्मोसिस है, पहली बात तो इसके लिए हमें चाहिए पड़ती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन डिफ्यूज़न में तो ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको मालूम है ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करते हैं, और डिफ्यूज़न में जो पार्टिकल हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। समझ में आ गई ना। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफ्यूज़न के बारे में बताया, बहुत खास नहीं है बेटा। अब मैं लास्ट बात आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
और बेटा जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, अदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो केवल फॉर्मूले बता रहा हूं, वो आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला चाहिए है और ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेशन का, तो पाई इज इक्वल टू होता है बच्चों पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू डी आर टी अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है ना। डी मेरे बच्चों याद रखना है यहाँ पर डेंसिटी है, आर तो आपको मालूम ही है कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, एम आपको मालूम है बेटा यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बेटा पाई इज इक्वल टू एक रिलेशन ये भी होता है डेल्टा टी बी डी आर टी अपॉन 1000 इंटू के बी। बच्चों ये भी एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड, है ना। और ये है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में रिलेशन के लिए फॉर्मूला। बाकी अब जानते हैं के बी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डी डेंसिटी, आर गैस कांस्टेंट एंड टी मेरे बच्चों टेम्परेचर हो गया, है ना। और इसके बाद एक रिलेशन है बेटा पाई इज इक्वल टू होता है डेल्टा टी एफ डी आर टी अपॉन ये हो जाएगा 1000 इंटू के एफ। मेरे बच्चों एक ये भी फॉर्मूला है रिलेशन। तो ये मेरे बच्चों 3 फॉर्मूले हैं जो आपको कभी हम आपको बताएंगे, यानी कि जब प्रॉब्लम्स वगैरह कराएंगे तो इनसे रिलेटेड कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ये किसका फॉर्मूला बना, ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, उनमें रिलेशन का फॉर्मूला। ये ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो ये बच्चों मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेटा वो मैंने आपको सारी डिस्कस कर ली है। और बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। और बच्चों कौन सा पॉइंट आपको आज की पढ़ाई में सबसे बेस्ट लगा, अगर आप चाहें तो उसे लिख के हमें बताइए। और मेरे बच्चों अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मालूम हो तो मेरे बच्चों वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।